हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियो एडिटोरियल में आए हुए एक आर्टिकल को, जिसमें राइटर ने यह प्रूव करने की कोशिश की है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस पैंडेमिक के दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को जो इन्वोक किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके साथ साथ यह एक्ट काउंटर प्रोडक्टिव भी है। इसी एक्ट के बारे में हम जाने, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को डिस्कस कर लेते हैं। एनडीएमए जो एक्ट है उसको 2005 में भारतीय संसद ने इनेक्ट किया था। इसको हमारे संविधान में अनुच्छेद 248 में जो संसद को पावर दी गई है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अलावा, इन तीनों लिस्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट बचेगा, जो रेजिडरी सब्जेक्ट हैं, उन पे हमारी संसद कानून बना सकती है। इसी प्रोविजन का यूज करते हुए भारतीय संसद ने 2005 में इस कानून को पास किया था। देखिए, जो डिजास्टर है ना, वो हमारे संविधान में कि जो 7th शेड्यूल है उसमें किसी भी लिस्ट में, जो तीनों लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इनमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इसलिए यह रेजिडरी सब्जेक्ट था और इसको आर्टिकल 248 के तहत इनेक्ट किया गया था। देखिए, जो ये एनडीएमए एक्ट है ना, इसका सेक्शन 10 है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सेंटर के ऑर्डर मानने ही पड़ेंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो सेक्शन 33 और 34 है इस एक्ट का, वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसको पावर देता है कि वो इस जो कोई भी डिजास्टर है उसको रोकने के लिए नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। जैसे आप कई बार सुन रहे होंगे कि जो नोएडा का डीएम है, उन्होंने नोएडा को फर्दर 4 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। ऐसे ही कुछ तरह के आदेश जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे लेता है, उनको सेक्शन 30 और सेक्शन 34 के तहत पावर मिलती है। और ये जो एक्ट है एनडीएमए, ये अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसे कुछ एक्शन लेता है तो उनको लीगल प्रोटेक्शन भी देता है। उसके बाद देखिए, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये जो एक्ट है ये बोलता है कि जो कंटेजियस डिजीज है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और न फैले, और जो स्टेट है वो अपने राज्य में नेसेसरी एक्शन ले। जो ये एक्ट है ना, एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, इसमें जो स्टेट है ना उनके पास ज्यादा पावर होती है। जो सेंटर होता है, सेंटर जस्ट इंस्पेक्शन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तथा उसको जो ये जो पेंडेमिक है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे न फैले, वहां पे उसे उसको रोकने के लिए कदम उठाने होते हैं, तथा ऐसे लोगों का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना होता है जो कंट्री से बाहर है। देखिए, आप दोनों बात आप नोट कर लीजिए। जो पहले वाला एक्ट है एनडीएमए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है ऑर्डर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जो ये एक्ट है ना, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है वही एम्पावर हो जाती है, वही डिसाइड करती है कि उसे उस पर्टिकुलर स्टेट में कैसे क्या डिसीजन लेना है। इसके बाद हम देख लेते हैं 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे 7वीं अनुसूची हमारे संविधान की, उसमें 4 लिस्ट हैं जैसे आप सब जानते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तथा ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उन पर संसद कानून बना सकती है। इनको बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट, और इन पे जो कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। जो यूनियन लिस्ट है ना, उसमें 97 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट है, उसमें 59 है। अर्लियर इसमें 66 थे जब संविधान बना था, लेकिन बाद में 1976 में इसमें से 5 को घटाकर यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था। ये 47 थे, और ये अभी 59 रहेंगे क्योंकि 2016 में जो इसकी 52 और 55 नंबर जो सब्जेक्ट था उसे डिलीट कर दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें 52 है। देखो, यूनियन लिस्ट है ना, इस पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट है उस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो यूनियन लिस्ट है उसमें जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन, ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं। जो स्टेट लिस्ट है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, इस तरह के टोटल 59 सब्जेक्ट है अभी। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, उनको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट है,
पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इत्यादि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और इन बाकी तीनों लिस्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट बचेंगे उन पर पार्लियामेंट कानून बनाएगा। आप याद कीजिए जो एनडीए में है ना, एनडीए में को कैसे बनाया गया है, जो पार्लियामेंट की पावर है ना लेजिस्लेशन ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट पे, इस पावर का यूज करते हुए यहाँ पे कानून बनाया हुआ है। आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो आज का एडिटोरियल है, जो राइटर ने लिखा है, राइटर ने अपना व्यू दिया। राइटर ने यहाँ पे दो चीजें बोली हैं कि जो ये टॉप डाउन अप्रोच है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव है तो, और दूसरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनको हम दोनों को बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। दो अप्रोच होती है, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन होती है ये सेंट्रलाइज अप्रोच होती है, ऊपर से ऑर्डर आएगा, सब कुछ ऊपर से केंद्रित रहेगा, जो ऊपर से आएगा वही सभी को करना है। जो बॉटम अप अप्रोच होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, जो पंचायत लेवल जो नीचे से होते हैं वहाँ पे वे एम्पावर होते हैं अपने वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए। अभी जो पेंडेमिक है, अभी जो कोविड-19 फैला हुआ है, इसमें जो है यह टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि जो जितने भी डिसीजन है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। अब ये काउंटर प्रोडक्टिव है कैसे, देखिए जैसे ही फेज 2 एंड हुआ 3 मई के आसपास, उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट, उनको 3 जोनों में बांट दिया, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। और इनको कैटेगराइज करने के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे पूछा नहीं गया, और उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी भी पावर नहीं थी कि वो इसको रिवाइज कर सके। अब इससे नुकसान क्या होता है, देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, अभी उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में कोरोना फैला हुआ, वहाँ पे 50, आप मानिए कि वहाँ पे 50 के आसपास मरीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्ट नंबर ऑफ जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, केस हैं, उसके आधार पर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में डाल दिया। अब जो स्टेट है, स्टेट क्या बोल रहे हैं कि जो सेंटर के जो ऑफिशियल है वो तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली स्टेट जो ग्राउंड लेवल पे क्या है। उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि उसके जस्ट छोटे से पार्ट में है, अगर हम उसी पार्ट को अगर रेड जोन में डाल देते, बाकी को ग्रीन जोन में डाल देते, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती, लोगों को वहां पर नहीं करना पड़ता है, फेस्टा चलती रहती। इस चीज को राज्यों के सुन नहीं गया। अगर यह डिसीजन राज्य स्टेट को लेने के लिए बोल दिया जाता तो ये कहीं बेटर तरीके से यह मैनेज हो सकता था। उसके बाद क्या है, देखिए केरला है, केरला ने अपने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, जो इसकी कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में। वहाँ पे अब जो केस ऑलमोस्ट नील के बराबर है, और ऑलमोस्ट इसने जो फर्स्ट वेव उसको पार कर लिया। और इसी के कारण जो केरला ने ना ट्राई किया अपने आप को वहाँ पे लॉकडाउन में ही देने के लिए, ये अप्रैल के 3rd वीक की बात है। तो उन्होंने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को लिख दिया केरला को कि भाई आप ऐसा मत करो, आप हमारे से पूछे बगैर नहीं खोल सकते, ऐसा करके आपने हमारे जो ऑर्डर है उनको आप डिसओबे कर रहे हो। देखिए जो एक स्टेट है अपने वहाँ पे वो खुद इतना अच्छा डिसीजन ले चुका है, उसने जब कोविड-19 को की महामारी से पार पा लिया है, उसी इतना अधिकार तो होगा ही ना कि वो वहाँ पे डिसाइड कर सके कि लॉकडाउन में देना या नहीं देना। इसलिए राइटर बोल रहे हैं कि जो ये अप्रोच है ना ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसके बजाय जो स्टेट है, अगर स्टेट खुद डिसीजन लेते तो बेटर रहता है। उसके बाद राइटर बोल रहे हैं कि ये इसके साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, राइटर बोल रहे हैं कि देखिए आपने जो हेल्थ है अभी लिस्ट पढ़ा था, हेल्थ आता है स्टेट लिस्ट में, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन स्टेट लिस्ट में है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट को है। और अगर स्टेट कानून बनाएगा तो उस पर एक्शन कौन लेगा, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वही लेगा, यानी राज्य सरकारें लेंगे। इसलिए जब ऐसे पेंडेमिक फैली जहाँ पे हेल्थ पे इतना बड़ा खतरा है, तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई एक्ट लागू करना चाहिए था ना, जो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। और ऐसा एक्ट है भी, ये एक्ट है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये एक्ट एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने वहाँ पे वो जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल उनको एम्पावर कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और यहाँ पे जो ओवरऑल कंट्रोल रहता है वो एक स्टेट के पास रहता है, और जो सेंटर है, सेंटर की जो पावर वो लिमिटेशन हो जाती है इंस्पेक्शन तक ही, जैसा हमने पहले पढ़ा। अभी राइटर यही बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को ही इन्वोक करना चाहिए था, न कि एनडीएमए एक्ट को।
क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एनडीएम एक्ट को इन्वोक किया तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तथा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।